अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। एसएफएम जो है ये आईसीएमई के स्ट्रेटेजिक लेवल का सब्जेक्ट है और बीएफटी जो है ये सीए के सीफैप लेवल का सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट जो हैं सेम है, इनके कंटेंट्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली जो कोर्स कंटेंट्स हैं सेम है, माइनर डिफरेंस है। तो आज हम इसका चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिकली जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए उसके बाद दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर वन, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नंबर टू, डेट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि उसके पास, जिसको हम कहते हैं सेल्फ फिनांस, कि उसके पास अपना कैपिटल अवेलेबल है, कैश इन हैंड है, बैंक है, या कोई अपना एसेट सेल करता है करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन डेट फिनांस जो है, डेट इक्विटी, डेट इन्वेस्टमेंट जो है ये है बैंक बोरिंग, कि बैंक से बोरो करता है और वो इन्वेस्ट करता है। अब बैंक बोरिंग में ये है कि उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस के लिए, बिजनेस ने स्टार्ट कर लिया, अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो एक चीज सोचता है। एक जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मुझे इसका रिटर्न कितने टाइम में मिलेगा। तो स्मॉल इन्वेस्टर जो है फोकस करता है कैश फ्लो पे, कि उसको जल्दी उसका कैश फ्लो मिले, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जल्दी रिकवर करे शॉर्ट पीरियड में। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होता है, बिजनेसमैन जो लार्ज स्केल का होता है, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। वो स्मॉल टाइम पे यानी कि शॉर्ट टाइम पे फोकस नहीं करता। वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए एफर्ट करते हैं। अच्छा, अब जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो, अब बिजनेस क्या रिटर्न कैलकुलेट करने के भी कुछ मेथड्स है। जो स्मॉल बिजनेसमैन है जो जल्दी रिटर्न चाह रहा है, वो या तो पे बैक पीरियड फॉलो करेगा कि मुझे जिसका पे बैक शॉर्ट टाइम में हो, बिजनेस भी वो स्टार्ट करेगा जिसका रिटर्न उसको जल्दी मिले, या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को फॉलो करेगा। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। पहले हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डेफिनेशन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द वैल्यूएशन ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। The purpose of the investment appraisal is to make decision about whether the capital expenditure is worthwhile and whether the investment project should be undertaken. जब वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यही देखता है कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए वर्थवाइल है। जो प्रोजेक्ट वो उसके लिए वर्थवाइल होगा, उसको अच्छा या जल्दी रिटर्न देगा, वो उसको फॉलो करेगा, उसी को चूज करेगा। The basis for making an investment decision when deciding whether to make capital investment, management must decide on the basis of decision making. The decision to invest or not invest will be made for financial reasons in most cases, although non-financial consideration could be important as well. अच्छा, अब जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसने फ्यूचर प्लानिंग की होती है कि जो बिजनेस उसको जल्दी रिटर्न देगा, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है उसमें इन्वेस्ट करेगा, जो नहीं प्रॉफिटेबल उस पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसके लिए फिर वो जो है मेथड अडॉप्ट करता है। देयर आर डिफरेंट फाइनेंशियल रीजंस दैट माइट बी यूज्ड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब वो जो डिसीजन कर रहा है उसकी वो प्रॉपर कंपटीशन करेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिजनेस की, कि मुझे कौन सा बिजनेस है वो जल्दी रिटर्न देगा। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले पे बैक पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी इन फ्यूचर क्या वैल्यू होगी। आज अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, या आप एक साल के बाद 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं तो आज आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, ये कैश फ्लो बेस्ड है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह आईआर जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दो एनपीवीज के जो है कंपैरेटिवली वैल्यूज देखी जाती है और फिर आईआर कैलकुलेट करके देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड मेथड। द पे बैक पीरियड इज द टाइम अ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे बैक द मनी स्पेंट ऑन इट। कि जो इन्वेस्टमेंट की है उसका पे बैक आपको कितने टाइम में हो रहा है, उसका रिटर्न आप कितने टाइम में ले रहे हैं। इसमें इसका फार्मूला, सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला
बताता हूँ, इसका फार्मूला है जी, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है पे बैक पीरियड का। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश फ्लो, कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर उसका एनुअल कितना कैश फ्लो आ रहा है। अब इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल इसको देखते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है, एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 2 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया है और उसको एनुअल कैश फ्लो आ रहा है 500,000 का। 2 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 500,000 उसका एनुअल कैश फ्लो। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश फ्लो पे डिवाइड करेंगे तो ये पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो गया 4 इयर्स। अगर आपका कैश इनफ्लो इवन हो, मींस कि हर साल आपको सेम कैश फ्लो रिसीव हो रहा हो, तो आप इस मेथड को फॉलो करिए। अगर कैश फ्लो अनइवन हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको भी एग्जांपल से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दी 1.9 मिलियन डॉलर्स की, अब हर साल आपको डिफरेंट कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका मेथड बड़ा सिंपल है। ईयर्स, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट ले ली 0 ईयर में, साथ आपने कॉलम बनाना है एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो का। इसमें क्या होगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की का कैश इनफ्लो 300 है, आपने इसमें से 300 को माइनस कर देना है, या ये फिगर माइनस में है तो हम ऐसे करेंगे, दिस प्लस 300, आपके पास 1600 बाकी बच गया। ये मींस कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, उसके अगेंस्ट आपको कैश फ्लो रिसीव हो रहा है। इसी तरह हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट 500, थर्ड ईयर 600, फोर्थ ईयर 800। अब थर्ड ईयर में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो रिसीव हो गया, यानी कि 3 साल में आपको रिसीव हो गया। अब फोर्थ ईयर में आप देखें 300 एक्सेस आ गया। अब हम ये चेक करेंगे कि तीसरे और चौथे साल के दरमियान में किस मंथ में या कितने महीनों में जो है हमें ये पैसा रिकवर हुआ है। तो 3 इयर्स आ गए ये, जहाँ पे आपको पैसा रिकवर हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो 500 है थर्ड ईयर का क्यूमुलेटेड कैश फ्लो में, इसको डिवाइड कर देना है फोर्थ ईयर के कैश फ्लो से, तो ये 6.25 आ जाएगा। अब 3.625 जो है ये आपका टोटल पीरियड आ गया जिसमें आपने पैसा रिकवर किया। अप्रोक्सीमेट मोर देन 3.5 ईयर जो है ये टाइम बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये मेथड बहुत सिंपल है। इट इज़ यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशन, जब कोई रैपिड चेंजेस आती हैं टेक्नोलॉजी में तब यूज़ किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कंडीशंस को इम्प्रूव करना है उस टाइम ये मेथड फॉलो किया जाता है। इट फेवर्स क्विक रिटर्न्स, ये आपको क्विकली रिटर्न देता है, कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करता है, रिस्क मिनिमाइज करता है, लिक्विडिटी को मैक्सिमाइज करता है कि आपको कैश जो है फॉरन से रिसीव हो रहा होता है। इट यूजेस कैश फ्लो नॉट काउंटिंग प्रॉफिट, इसमें काउंटिंग प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ कैश फ्लो बेस्ड है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इग्नोर्स रिटर्न आफ्टर पे बैक। आफ्टर पे बैक, अब या जैसे ये एग्जाम्पल में हमने देखा 3.6 to 5 ईयर्स के बाद आपने रिकवर कर लिया, अब इसके बाद क्या, आपका बिजनेस खत्म। अब री इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, फिर दोबारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, इट इज सब्जेक्टिव, नो डेफिनेट इन्वेस्टमेंट सिग्नल, इट इग्नोर्स प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेलेवेंट कैश फ्लो टू बी कंसिडर्ड इन एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। नंबर 1, ए मार्केट सर्च एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंकर्ड, इसमें कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है। एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेटेड,
centrally allocated overheads that are not a consequence of the undertaking the project, जो प्रोजेक्ट के कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड नहीं है. टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं. तो आपका आंसर हुआ बी, जिसमें आपने एडिशनल पेमेंट की है. अच्छा, अब इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देखें, ग्रीनफील्ड PLC is considering whether to enter into a new project. The machinery which would be used to produce the goods for the contract was purchased 7 years ago. कॉस्ट उसकी थी 80,000. 7 साल पहले मशीनरी परचेज की गई जिसकी कॉस्ट थी 80,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years, जिसकी लाइफ थी 10 years. Depreciation is on straight line basis. The machinery has been idle for some time, and if not used on this contract would be scrapped. कह रहे कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ना की जाए तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और उसको इमीडिएटली सोल्ड कर दिया जाएगा $5,000 में. आफ्टर यूज on this contract, the machinery would have no value. कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज के बाद मशीन की कोई वैल्यू नहीं है, and would have to be dismantled and disposed of at a cost. अब मुझे आप ये बताने हैं कि इसमें कैश फ्लो कितना इन्वॉल्व है. हमने इसको सोल्व कर दिया 5,000 का, और इसकी डिसमेंटल कॉस्ट कितनी है 5,000. मीन्स कि इसमें हमारा कैश कितना इन्वॉल्व है 5,000. ठीक है, प्लस 1,500 ये हमारा इन्वॉल्व है कैश. दोनों को टोटल करेंगे 6,500. तो हमारा आंसर क्या होगा 65 सी. जी, इसके बाद अगली एग्जांपल, 2 प्रोजेक्ट हैं. ये आपकी होम असाइनमेंट है. सेम उसी तरह प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये वाला अनइवन कैश फ्लो, इसी तरह आपने इसमें भी कैलकुलेट करना है कि सेम उसी तरीके से आपने कैश फ्लो का और क्यूमुलेटेड कैश फ्लो का, जैसे हमने ये कॉलम बनाए ये कॉलम बनानी है, और देख लेना है कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका पे बैक अर्ली है. मीन्स कि अगर एक प्रोजेक्ट का पे बैक लेट अज्यूम 3 साल में है और एक का 2 साल में है, तो जो 2 साल में है प्रेफरेबल है. अब 2 साल में जो उसका पे बैक हमने देखना है कि उसमें हमको कितना पे बैक कितना मिल रहा है, और जो 3 साल में उसमें कितना मिल रहा है. दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन दोनों में इनफ्लो का डिफरेंट है. कैश इनफ्लो दोनों का डिफरेंट है. तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने खुद से करना है, नहीं तो हम इसको कल अटेम्प्ट करेंगे. ये पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट था. फिर हम कल बेल आउट पेबैक पीरियड और इसकी डिस्काउंटिंग जो है वो पढ़ेंगे. ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं है. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है मेथड स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.